हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। याद रखेंगे, वन शॉट वीडियो है। इस चैप्टर की पूरी न्यूमेरिकल आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली आपको कराने वाले हैं। मैं यही कहूँगा, न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप जानते ही हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और सबसे खास बात, जो भी स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हैं वो कॉपी पेन लेकर बैठिए और एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे जी। तो चलिए अब एक एक करके समझाते हैं। अब एक और बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट है ना, जिनको न्यूमेरिकल में मतलब ये कह सकता हूँ कि डिफिकल्ट उनको लगता है, न्यूमेरिकल उनसे सॉल्व नहीं होता। तो देखिए, आपको भी कैसे आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, इस सब कुछ आपको इस वीडियो में ही जानने को मिलेगा। तो चलिए जी, थोड़ा सा आप सब्र रखेंगे केवल। यहाँ पे हमने विलियन लिख दिया है, क्लास 12 केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं न्यूमेरिकल, ठीक है ना। तो पहला हम इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ पर बता रहे हैं। ये सभी भी आई हैं, बिल्कुल आप इस टाइप के प्रश्नों को तैयार करेंगे। कह रहा है कि एक ठोस के 1.2 मतलब 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया। 300 केल्विन पर इस विलयन का पराशरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया, तो ठोस के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है जी। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन देगा, ये सभी 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। आप समझते हैं जी। तो यहाँ पे कह रहा है, सबसे पहली बात, कुछ हमें देखना नहीं है, बस एक बात को हमें ध्यान रखना है कि हमें इसमें पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे अंत में आप देख लीजिए कि ठोसों का मोलर द्रव्यमान का परिकलन मतलब गणना कीजिए। तो मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। तो हमारा लक्ष्य पता चल गया कि मोलर द्रव्यमान का मान हमें ज्ञात करना है, बस यही आपको जान लेना है। उसके बाद अब क्या करना है, अब मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखेंगे आप हल, ठीक है ना, हल लिख दिए। उसके बाद आप लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है इस प्रश्न में, जो वैल्यू दिए है उसको पहले लिखा जाता है। तो देखिए, यहां पे अगर पढ़ें तो एक ठोस के 1.26 ग्राम को 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में घोला गया। मतलब जो 1.26 है ना, इसको 200 सेंटीमीटर क्यूब के जलीय विलयन में घोला गया है। मतलब इसको घोला गया है इसमें जलीय विलयन में, तो ये क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। जो घुलता है ना वो विलय हो जाता है। तो यहाँ पर विलय का मान दिया है, विलय का भार दिया है, ठीक। क्यों भार दिया है, क्योंकि ग्राम, तो ग्राम किसका मात्रक होता है, भार का ही ना। तो विलय का भार हम लिखेंगे, या द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे तो द्रव्यमान का ही मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है सीजीएस पद्धति में। तो विलय का जो भार होता है उसमें स्मॉल w से हम दर्शाते हैं। जैसे याद रखेंगे, जो हम कह सकते हैं फिजिक्स में भार और द्रव्यमान अलग चीजें होती हैं, पर केमिस्ट्री में भार और द्रव्यमान को दोनों को एक ही लेकर चलते हैं, तो वही है। तो विलय का भार स्मॉल w इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, 1.26 ग्राम, ये हमने लिख दिया जी, ठीक है। उसके बाद फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम देखेंगे कि 200 सेंटीमीटर क्यूब के जलीय विलयन में घोला गया है। तो ये इसके जलीय विलयन में घोला गया है ना, तो हम लिखेंगे ये क्या है, जलीय विलयन, जलीय विलयन का आयतन है। अच्छा, आपको एक चीज यहाँ पे जलीय विलयन का आयतन कितना दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि जलीय विलयन का ये आयतन का मान है। तो मैं कहता हूं ना कि कभी भी आप वैल्यू के पास जो मात्रक लिखा गया है उस पर ध्यान देंगे।
उसी से पता चलेगा। जैसे यहाँ पे ग्राम दिया था तो ग्राम हम जानते हैं भार को या द्रव्यमान होता है, तो वही हमने भार लिख दिया था। वैसे सेंटीमीटर क्यूब किसका मात्रक होता है, तो आयतन का ही तो मात्रक होता है ना, तो इसीलिए हमने सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे किसका, जलीय विलयन का आयतन का मान दिया था। ठीक है ना, तो अंत में ये जो मात्रक होता है उसी पर निर्भर करता है। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यों दिया है ना, इसको लीटर में चेंज कर लेते हैं। क्यों लीटर में चेंज कर रहे हैं, आगे आपको समझ में आएगा। तो आयतन तो अगर हम इसको चेंज करते हैं लीटर में तो 200, इसको 1000 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो अब ये लीटर में चेंज हो गया है। तो अगर हम इसको भाग देकर देख लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2/10 आया है ना, 2/10 अगर हम भाग देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 0.10 दूना 20, मतलब 0.2 लीटर आ जाएगा। ये क्या हो रहा है भैया, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमें किस चीज का मान निकल गया है, आयतन का मान निकला है 0.2 लीटर। ठीक है ना, तो इतनी बात समझ के सबसे पहले इसका हमने लिख दिया, फिर से जलीय विलयन का आयतन होता है उसको हमने लीटर में निकाल लिया। फिर से यहाँ पे 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब इतना पाया गया, मतलब 300 केल्विन दिया है। तो 300 केल्विन क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं तीसरा, यहाँ पे 300 केल्विन क्या है, 300 केल्विन है ताप। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ताप। तो ताप T से हम प्रदर्शित करते हैं, ये कितना है 300 केल्विन है। ठीक है ना, तो ये हमने ताप का मान लिख दिया। फिर से अदर जो चीज़ें हैं उसका भी मान हम लिख देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी। ठीक है सॉरी। अब उसके बाद यहाँ पे परासरण दाब का मान दिया है, सबको हम लिखते हुए चलते हैं जी। तो यहाँ पे अब दे दिया हमें परासरण दाब का मान। परासरण दाब जो होता है उसको P से या हम पाई से भी प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे हम पाई से प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, P से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो परासरण दाब का मान दिया है 2.57 × 10⁻³ दिया है। तो ये हमने परासरण दाब का मान लिख दिया। अब हमें कह रहा है कि मोलर द्रव्यमान का मान हमें निकालना है। मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान M = एक फॉर्मूला याद रखेंगे, WRT/πV, ये होता है जी एक फॉर्मूला, ये मोलर द्रव्यमान का फॉर्मूला याद रखेंगे। अब इसी फॉर्मूले पर मान रखेंगे, हमें निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात M = W का मान कितना है, तो W का मान आप यहाँ से देख रहे हैं 1.6 है। ठीक है ना, तो 1.26 हमने लिख दिया, 1.26 है तो इनटू R का मान आप देख रहे हैं, R का मान। तो देखिए एक बात हाँ याद रखेंगे, गैस स्थिरांक जो R का मान होता है वो याद रखेंगे। यहाँ पे मैं नोट डाउन आपको कर दे रहा हूँ कि गैस स्थिरांक जो होता है वो R का मान होता है 0.083। ये आप मान याद रखेंगे, गैस स्थिरांक का मान इतना होता है। जबकि क्वेश्चन में मान नहीं दिया था, तो ये आप याद रखिएगा, गैस स्थिरांक का मान कितना होता है, इतना होता है। यदि R का मान दिया हो तो अच्छी बात है, ना दिया हो तो इतना वैल्यू रखेंगे आप। तो इस R के जगह पर कितना रखेंगे जी, 0.083 रख देंगे। ठीक है ना, उसके बाद T का मान कितना दिया है, T का मान 300 केल्विन दिया है, तो 300 केल्विन रख देते हैं। उसके बाद पाई का मान आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.53 × 10⁻³ दिया है। अब भी का मान कहाँ पे दिया है, विलयन का आयतन, जो ये भी आयतन को भी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, स्मॉल यहाँ पे भी हम लिखते रहे, तो भी का मान कितना दिया है, 0.2 दिया है, तो 0.2 हमने लिख दिया। ठीक है जी, इतनी बात आप समझ गए हैं, तो आगे बढ़ेंगे जी। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से गुणा भाग आ रहा है, अब इसको आपको करना है। सबसे पहली बात आपको ये 10⁻³ दिखाई दे रहा है, ये अगर ऊपर जाएगा
तो ये माइनस में है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 1.26 में यदि 0.083 का यदि आप गुणा करा देते हैं तो मैं आपको बता दूं इसका वैल्यू आ जाएगा 0.104, ठीक है ना, 0.104 आ जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का गुणा कराएंगे 0.104 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये 300 है तो 300 हमने लिख दिया। ये 10 टू पावर -3 है, ये अगर ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। वैल्यू आप समझ रहे हैं ना। अब आप कुछ नहीं करेंगे, 2.57 है ना, इसमें 0.2 का आप क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे। तो जैसे ही आप गुणा कराते हैं तो ये क्या आ जाएगा 0.514 आ जाएगा। देखिए गुणा मैं कराऊंगा यहाँ पे बोर्ड में तो टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इस तरीके से आप करेंगे जी। आपको ही प्रैक्टिस करना है, मुझे तो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। बट आपको प्रैक्टिस भी करना है कि जल्द से जल्द हम कैसे गुणा भाग कर सके, ठीक है ना। ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस करने से आएगा। तो मैं आशा करता हूँ इतनी बात समझ के होंगे। अब देखिए, अब हम कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 300 है ना, 300 का हम इसमें गुणा करा देते हैं। 300 का अगर हम इसमें गुणा करा देते हैं तो 31.2 आता है, ठीक है ना, 31.2 आप गुणा करा कर देख सकते हैं, 31.2 आता है। और नीचे क्या है 0.514 है, ठीक है ना। ये 10 टू द पावर 3 है तो 10 टू द पावर 3 हमने लिख दिया। अब सिंपल सा जो 31.2 है इसमें 0.514 से हम भाग दे देंगे। तो जैसे ही हम भाग देंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, जब हम इसका इसमें भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 60 मतलब 16.7 आ जाएगा, ठीक है ना। यदि इसमें से आप इसको भाग देते हैं, इसमें से इसको अगर भाग देंगे तो 16.7 आ जाएगा। और ये 10 टू द पावर 3 है तो 10 टू द पावर 3 हमने लिख दिया। अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिख दूं कि ये आपका आ जाएगा जो m का मान वो 16.7 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही हम आपको इसमें हम गुणा करा देते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1000 का गुणा करा देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60,700 ये आपका हो जाएगा मोलर द्रव्यमान का मान, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, ये बात पता है आपको, ठीक है ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो यही क्वेश्चन का आंसर है जी। देखिए आपको दो बातें याद रखना है। पहली कौन सी बात है कि आपको सबसे पहली बात न्यूमेरिकल याद करते समय कि हमें किस चीज़ का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, इसको आपको पता करना है। मतलब आपका टारगेट क्या है ये आपको पता कर लीजिएगा। दूसरा, जब भी क्वेश्चन हल करें तो दिया है करके उसके बाद नीचे जो जो वैल्यू दिया है पहले उसको आप बाकायदा अच्छे से लिख लें। उसके बाद आप सिंपल सा इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे जिसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है और उसमें मान पुटअप करके गणना करना है। और गणना हमने तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है ऐसे, बट आपको तो वहाँ पे गुणा भाग करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो आप इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है प्रैक्टिस करेंगे तो अब आपको आसानी से जल्द आपको करने को भी आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक है। चलिए मैंने थोड़ा सा इधर भी कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने दूसरे नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। अब दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक वैद्युत अपघट्य के 2.0 ग्राम, ठीक है, मतलब 2 ग्राम ही कहा जा रहा है। एक वैद्युत अपघट्य में 2.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांकु में 0.440 केल्विन की कमी हो जाती है। तो बेंजीन का हिमांकों का अवनमन स्थिरांक 5.12 किलो केल्विन किलो मोल इनवर्स है। तो विलयन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे भी मोलर द्रव्यमान का ही हमें ज्ञात करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान।
अब कैसे ज्ञात होगा? सबसे पहली बात, हमें लक्ष्य पता चल गया, अपना टारगेट, पहला काम हमारा कंप्लीट होता है, टारगेट पता चल गया, मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल में हम क्या लिखेंगे जी? समझिएगा, हल में सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। अब क्या कह दिया है उसको लिखते हैं। सबसे पहले एक वैद्युत अपघट्टक में जो 2 ग्राम है उसको 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, मतलब 2 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोला जा रहा है, तो जो घुल रहा है 2 ग्राम तो ये विलेय हो जाएगा, और जो घुला रहा है 50 ग्राम ये विलायक हो जाएगा। तो ये किसका मान दिया है? विलेय का। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिखेंगे जी? विलेय का भार स्मॉल w इक्वल टू कितना दिया है? 2 ग्राम दिया है। 0.0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए 2 ग्राम हमने लिख दिया। विलेय का हमने भार लिख दिया, और उसके बाद ये क्या है? विलायक का भार है, तो हम लिख देते हैं विलायक का भार। इसको हम कैपिटल W से लिखते हैं जी। और ये कितना दिया है? 50 ग्राम दे दिया है। अब उसके बाद कह रहा है कि इसको हिमांकों में 0.40 मतलब 0.40 में क्या किया गया है? इसको घोला गया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको घोला गया है, तो जो हिमांकों का औनमन है, यहाँ पे कह रहा है ना हिमांक, तो जो ये हिमांक का औनमन है, जो ये हिमांक का औनमन है, इसको 0.40 दिया गया है, ठीक है ना, 0.40। तो हिमांकों के औनमन को हम TF से दर्शाते हैं, और ये 0.40 केल्विन इसका मान दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं बेंजीन में हिमांक औनमन स्थिरांक का मान इतना दिया है, तो यहां पे हम लिखेंगे हिमांक औनमन स्थिरांक। हिमांक औनमन स्थिरांक का ये मान दिया है। अब इसको भी हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए हिमांक औनमन स्थिरांक का मान कितना दिया है, तो ये हमारा मान दिया है, इसको KF से दर्शाते हैं, तो इसका मान कितना दिया है? 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स, ये दिया है जी। तो यहाँ पे हमें मोलर औनमन स्थिरांक का मान इतना दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है, बेंजीन विलेय का मोलर द्रव्यमान हमें ज्ञात करना है। हमें ये 4 मान दिए गए हैं, तो सिंपल सा हम फॉर्मूला लगा देंगे, विलेय का मोलर द्रव्यमान M इक्वल टू, ठीक है ना, विलेय का मोलर द्रव्यमान जो होता है M इक्वल टू, वो क्या होता है? तो वो होता है KF इंटू 1000 इंटू स्मॉल w इंटू कैपिटल W इंटू TF। ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। ठीक है जी। अब सिंपल सी बात है, हम इस पे मान रखेंगे, हमें ये मिल जाएगा, ये आप वैल्यू याद रखेंगे। ये सभी फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी को आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत जल्दी फॉर्मूला भूलता है जी, ठीक है ना। तो मुझे भी ये सब याद थे, पर अभी मैं कह सकता हूँ कि मुझे भी थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ मेरे दिमाग को उतना ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, बट ये न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो कम से कम आप याद कर सकते हैं ना, इतना तो कर ही सकते हैं मेरे दोस्त, इतना तो करना ही पड़ेगा। अब सिंपल सा मान रखते हैं, ठीक है ना, और रख देते हैं, इसको याद करते हैं। जब भी आप कोई भी चीज़ भूल जाएंगे, क्या करेंगे, जब भी आप उसको मतलब मैं कह सकता हूँ सप्ताह में या महीने में भी एक बार आपने रिवीजन नहीं किया कोई भी चीज़ों का, तो वो भूल जाएगा,
वही हाल हुआ था मेरे साथ भी, तो मैं इस पर ध्यान दूंगा, बट आप भी अपने पर ध्यान देंगे क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम नहीं है बट आपका एग्जाम है, इसीलिए। अब देखिए m इक्वल टू मोलर द्रव्यमान m इक्वल टू kf का मान यहाँ पे दिया है 5.12, ठीक है ना, 5.12 यहाँ पे दिया है इसका मान। और उसके बाद 1000 इंटू स्मॉल w का मान दिया है 2 ग्राम, तो ये हम 2 लिख दिए। और उसके बाद कैपिटल W का मान 50 दिया है, 50 ग्राम। इनको इक्वल टू यहाँ पे TF का मान जो दिया है वो 0.40 दिया है, मतलब 0.40 दिया है। तो इतना ये मान दिया है, इसको हमने रख दिया है। अब सिंपल से इसको हल करके देख लेते हैं जी, ठीक है ना। देखिए अब इसको अगर हम हल करते हैं तो देखिए सिंपल सा कैसे जल्दी हम करते हैं। ये 5.12 है, इसमें 2 का गुणा कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये गुणा कराएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 12 दूना 24, मतलब ये हो जाएगा आपका 10.24 हो जाएगा। ये 10 टू द पावर, मतलब ये क्या है 1000 है, तो इसको हम 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमने लिख दिया। इसको अगर हम गुणा कराते हैं 50 में, अगर हम 0.40 का गुणा कराते हैं तो 5 चौक को 20, मतलब ये 20 आपका आ जाएगा, ठीक है ना, 20 आपका आ जाएगा। 50 में 0.40 से गुणा करा कर देख लीजिएगा, 20 आ जाएगा आपका। अब देखिए यदि हम m इक्वल टू देखें तो अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है कि ये है ना, इसको 20 में हम इसका भाग दे देते हैं, 20 से भाग देंगे 10.24 में, तो जैसे ही आप भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.51, मतलब ये कितना आ जाएगा 0.512 आ जाएगा, इंटू 10 टू द पावर ये 3 है तो 3 आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, 20 में 20 से अगर भाग देंगे 10.24 में तो ये आ जाएगा 0.512, 10 टू द पावर 3 है तो 10 टू द पावर 3 हमने इंटू में लिख दिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, या तो आप आंसर यहाँ पर इतना लिखकर छोड़ दें, ठीक है ना, या तो आप आंसर यहीं तक रहने दें, ठीक है, ये भी आपका आंसर सही है, या आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं m इक्वल टू, अब ये 10 टू पावर 3 है, इसमें अगर गुणा करेगा ना तो ये 512 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा किलो मोल हो जाएगा, ठीक है ना, मोल इनवर्स, तो ये मान इसका हो जाएगा। तो दोनों इसका वैल्यू है, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिखें और चाहे तो वो लिख दें, ठीक है ना। यहाँ पे ग्राम मोल, ठीक है ना, तो ये आप लिख लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा कि मोलर द्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे। मोलर द्रव्यमान m इक्वल टू कितना 512 आया है, और ग्राम मोल इनवर्स ये आपका मात्रक हो गया। मैं आशा करता हूँ समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बात मैं विशेष कर कहूँगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, अभी आप इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, कैसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, अब हम आते हैं अपने तीसरे नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि भारानुसार 30% ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल का ये सूत्र है C6H8O3। ग्लिसरॉल का ये सूत्र नहीं है, ये देखिए मिस्टेक हो गया यहाँ पे टाइपिंग में, ये आप सुधार लेंगे। ग्लिसरॉल का ये सूत्र नहीं होता है, ग्लिसरॉल का तो भैया C3 न होता है जी। ये C3 होता है, ठीक है ना, ग्लिसरॉल का C3H8O3 होता है। तो यहाँ पे भारानुसार 30% ग्लिसरॉल, जिसका सूत्र ये है, तो जलीय विलयन में ग्लिसरॉल का मोल अंश की गणना करना है। मोल अंश कहे या मोल प्रभाज कहे, इसकी गणना करना है। सबसे पहले हमें लक्ष्य पता चल गया, तो आगे हम बढ़ते हैं जी। लक्ष्य ही हमें पता करना होता है मोस्टली पहले। अब चलिए देखिए, अगर आप क्वेश्चन को समझें तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि ये एक बर्तन है, ठीक है ना, और इसमें कहा जा रहा है ना कि पहले से ही जल इस बर्तन में रखा गया है।
और इसमें हमने क्या किया, ग्लिसरॉल को हमने घोल दिया है, ठीक है ना। तो ग्लिसरॉल को हमने जल में घोल दिया तो हम कह देंगे ना जलीय विलयन है ग्लिसरॉल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि जो भारानुसार 30% ग्लिसरॉल है, तो अगर हम इन टोटल को अगर 100% हम मानते हैं 100%, तो 100% में ही 30% ग्लिसरॉल है, और 30% यदि ग्लिसरॉल है तो जल कितना होगा, तो जल भी तो 70% होगा ना, तभी तो 30 और 70 मिलके 100 हुए हैं, है ना। तो ऐसी बात है जी। तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं भार अनुसार, तो भार के अनुसार में आपको मान निकालना है। तो देखिए भार के अनुसार में मान निकालें तो ग्लिसरॉल 30% दिया है, तो ये तो परसेंटेज में है, तो भार में अगर हम देखेंगे तो 30 ग्राम इसको लिख देंगे और 70 को हम 70 ग्राम लिख देंगे, तभी तो ये हमारा ग्राम में निकलेगा ना। तो ये बातें हैं जी। तो पहले हम लिखते हैं, तो भार अनुसार यहाँ पे ग्लिसरॉल का मान दिया है, सबसे पहले हम लिखते हैं दिया है, तो दिया है में हम क्या लिखेंगे, विले का, विले कौन है, ग्लिसरॉल है, विले का भार, विले का भार कितना दिया है जी, तो 30 ग्राम दिया है, ठीक है। इसे मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है ना, इसका कोई आवश्यकता नहीं है, मैंने केवल समझाने के तौर पे आपको बताया है जी, ठीक है। 30 ग्राम हमने लिख दिया। अब जब 30 ग्राम विले का यहाँ पे भार है, तो इसी के साथ साथ विले का अणु भार भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विले का अणु भार। क्यों हम अणु भार ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी, ठीक है ना। तो अणु भार को m से हमने लिख दिया। तो अणु भार, अणु भार कैसे निकालते हैं समझिएगा, C3H8O3 है ना, यही तो ग्लिसरॉल है जी, वही विले है, ग्लिसरॉल तो विले ही है ना। तो इसका हम निकालते हैं। निकालने का फॉर्मूला ऐसे होता है कि देखिए C3 है, तो देखिए कार्बन का परमाणु भार होता है 12, तो 12 और संख्या कितना है, संख्या है 3, तो 3 से हम गुणा करा देंगे, बीच में प्लस देंगे। फिर से हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, गुणा करा देंगे 8 से, क्योंकि 8 इसकी संख्या है, तो बीच में प्लस। फिर से ऑक्सीजन है कितना, 16 है, तो 16, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 और गुणे 3 कर देंगे, 3 संख्या है, तो इतना हमने लिख दिया जी। ऐसे ही करते हैं। अब 12 तिया कितना होता है, 12 तिया 36 होता है, तो 36 हमने लिख दिया। फिर से 8 एकम में 8 और 16 तिया 48, अगर हम इनको ऐड करें तो 8 दूना 16 और 8 त्रिका 24, तो 22 हो जाएगा। ये 22 का 2 हासिल 2 और 4 3 7 8 9, मतलब 92 आ जाएगा जी। तो विले का जो अणु भार होगा ना वो 92 हो जाएगा, 92, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे, ऐसे ही आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या अगर नहीं आता तो आप केवल YouTube पे लिखिएगा अणु भार निकालना सीखें ब्रदर सर, वीडियो आपको YouTube पर हमारी मिल जाएंगे इस पर। तो ये अणु भार भी निकाल दिया। अब उसके बाद ये जो ग्लिसरॉल है किस में घुल रहा है, जल में घुल रहा है, जलीय विलयन मतलब जल में घुल रहा है, तो जल क्या होगा, विलायक होगा। तो विलायक, विलायक मतलब क्या है, जल, ठीक है ना। तो विलायक का भार कितना हम लिखेंगे जी, विलायक का भार को कैपिटल W से लिखेंगे, अब विलायक का भार 70 ग्राम लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि 30 ग्राम ये है, ये 70 ग्राम, दोनों मिलकर 100 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात है, तो ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए, अब हमें कह रहा है कि मोल अंश की हमें गणना करनी है। किसकी हमें गणना करनी है जी, मोल अंश की गणना करनी है, या मोल प्रभाज भी हम इसे कहते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो सिंपल से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं ये जो विले दिखाई दे रहा है ना, विले का मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। तो विले, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालते हैं विले के मोलों की संख्या। विले की मोलों की संख्या लिखें या मोल लिखें, वही बात है। तो विले का मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है, ये बात आपको पता है, तो ये बात हमने लिख दी है जी। ये फॉर्मूला होता है भार बटे अणुभार, ठीक है ना। अब देखिए ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, भार बटे अणुभार होता है, तो इतना लिख दिया। अब देखिए, अगर मान हम रखें
तो विलेय के मोल बराबर भार का मान कितना दिया है, तो विलेय का भार कितना है, विलेय का भार है 30 ग्राम, तो 30 हमने लिख दिया। अणु भार कितना है, विलेय का अणु भार कितना है 92 है, तो 92 हमने लिख दिया। ठीक है ना। अब 92 में यदि हम 30 में 92 से 30 में यदि हम भाग देते हैं, 92 में 30 से यदि भाग दे देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.33 आ जाएगा। तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, विलेय का मोलों की संख्या हो जाएगा इतना। ठीक है ना, विलेय के मोलों की संख्या इतना हो गया। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ लेते हैं। तो जैसे हमने विलेय का निकाला है वैसे ही हम, जैसे हमने विलेय का निकाल लिया वैसे हम विलायक का भी निकालेंगे। तो अब फिर से हम लिख देते हैं विलायक के, विलायक मतलब क्या, जल। ठीक है ना, ये बात आप भूलिएगा नहीं, विलायक मतलब जल है। ठीक है, तो जल का या विलायक का मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणु भार। ठीक है जी। तो विलेय का मोल, सॉरी विलायक का जो मोल है, अब देखिए भार, तो विलायक का भार कितना है जी, विलायक का भार है वो 70 है, तो 70 हमने लिख दिया। अब देखिए अणु भार की बात आती है, तो विलायक का अणु भार तो हमने यहाँ पे प्रश्न में दिया नहीं है। तो विलायक कौन है, जल है ना, तो जल का सूत्र होता है H2O, यही होता है। तो अणु भार निकाल लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो 1 लिख दिया, और 2 संख्या है तो 2 से हमने गुणा करा दिया, फिर से बीच में प्लस। ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, और संख्या कितनी है ऑक्सीजन की, 1 है, तो 1 से हमने गुणा करा दिया। आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 एकम में 2 हो गया, प्लस 16 एकम में 16 हो गया, और 2 और 16 कितना होता है 18, मतलब अणु भार कितना हो जाएगा, जल का अणु भार 18 हो जाएगा। तो यही ना विलायक का अणु भार होगा जी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया। अब जैसे ही हमने 18 से 70 में यदि हम भाग दे देते हैं तो ये कितना आ जाता है, 3.89 आ जाता है। ठीक है ना, 3.89 आ जाता है, ये हमारा आंसर। तो देखिए जैसे हमने विलेय का मोलों की संख्या निकाल लिया, फिर से विलायक के मोलों की संख्या निकाल लिया। अब सिंपल सी बात है, मोल अंश का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम रख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है विलियन के, यहाँ पे क्या है, विलियन के मतलब यहाँ पे ग्लिसरॉल के मोल अंश निकालना है। तो ग्लिसरॉल के मोल अंश यहाँ पे समझिएगा, कह रहे हैं ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। तो ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल विलेय है ना, तो हम लिखेंगे विलेय, या हम विलेय के जगह पर ग्लिसरॉल भी देख सकते हैं। तो विलेय का मोल अंश, तो विलेय का मोल अंश निकालना है तो सबसे पहले विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे, विलेय का मोल, मोल लिखे या मोलों की संख्या लिखें, और नीचे क्या लिखेंगे, विलियन के मोल। ठीक है ना, विलियन का मोल। ठीक है जी, ये हमने लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है। अब इस पर हम रखते हैं, मान निकालते हैं। तो मोल अंश या मोल प्रभाज भी हम कह सकते हैं। अब देखिए विलेय का मोल, तो विलेय का मोल कितना है, 0.33 है, तो ये हमने लिख दिया। अब विलियन का मोल, तो विलियन हम विलियन जो है, विलियन कैसे बनता है, तो विलियन के लिए 2 चीजें चाहिए। विलियन कब बनेगा, जब विलेय होगा और प्लस विलायक होगा। विलियन और विलायक, विलेय और विलायक दोनों ऐड होते हैं, दोनों जुड़ते हैं, तब विलियन बनता है। ये बात आपको पता होगा। तो सिंपल सा अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें पता है विलियन का मोलों की संख्या हमें पता करना है। तो हम क्या करते हैं, विलेय के मोलों की संख्या जितना है उसको, अब विलायक के मोलों की संख्या है उसको, जब दोनों को जोड़ देंगे तो विलेय का मोलों की, जो विलियन है इसके भी मोलों की संख्या पता चल जाएगी ना। तो वही काम कर देते हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, विलेय के मोलों की संख्या 0.33 है, 0.33 है। अब विलायक जो है, विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, 3.89 है।
यही है ना, दोनों को हम जोड़ देंगे तो विलियन के मोलों की संख्या मिल जाएगी। तो डायरेक्ट यही मान को हम यहाँ पे रखते हैं 0.33 प्लस 3.89, ये हम मान को रखेंगे। तो ये आपको भूलना नहीं है। विलियन कैसे बनता है, विलेय और विलायक जब दोनों आपस में मिलते हैं तब बनता है जी, ठीक है ना। अब देखिए जब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है ना, तो ये जब इनको हम ऐड करते हैं तो ये क्या बनेंगे 0.33 और ये क्या हो जाएगा 4.22 हो जाएगा, ठीक है ना, मोल अंश बराबर, ठीक है ना। ये मोल अंश बराबर 0.33 को या 3.89 में यदि हम जोड़ देते हैं तो 4.22 आ जाता है। और यदि हम इसको फिर से इसमें भाग दे देंगे तो 0.078 आपका आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये अगर आप 4.22 से यदि 0.33 में भाग दे देंगे तो 0.078 आपका मान आ जाएगा। अब भाग देना ये सब आपका काम है, ये आपको करना पड़ेगा। मैं आपको केवल मार्क दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ कि देखिए इतना आपका वैल्यू आ जाएगा। अदरवाइज मैं गणित का स्टूडेंट, मतलब गणित का मैं वो टीचर तो हूँ नहीं कि आपको आप गुणा भाग यहाँ पे सिखाने लगूँ। तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। मुझे समय भी बचाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी आपको यहाँ पे सीधा डायरेक्ट मान बता दे रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो देखिए ये हमें पता था कि मोलों की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले विलेय का मोल चाहिए और प्लस विलियन का मोल चाहिए। अब विलियन का मोल हमें चाहिए तो विलायक के भी मोल हमें पता होनी चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले हमने मान लिखा कर फिर से विलेय का मोल निकाल लिया और फिर से विलायक का भी मोल निकाल लिया और उसके बाद हमने मान को रखा है, तब हमें मिले हैं। तो ये लक्ष्य हमें पहले से पता था फॉर्मूले से, तब हम ये सभी कार्य को कर रहे थे। तो ऐसे ही आपको भी पता रखना पड़ेगा। और पता कैसे चलेगा, फॉर्मूले से। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए यहाँ पे हमारा अगला नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ग्लूकोज मोलर द्रव्यमान कितना दिया, 180 ग्राम मोल इनवर्स के 2.82 ग्राम को 13 ग्राम जल में घोला गया, तो विलियन की मोललता की गणना कीजिए। अब यहाँ पर विलियन की मोललता की गणना हमें करना है। देखिए जो मान दिया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही काम है, तो यही काम हम करते हैं जी। सबसे पहले हम लिखते हैं हल दिया है। अब क्या क्या दिया है, तो ग्लूकोज का मान दिया है, मतलब इतना जो है ना वो 2.82 को 300 मतलब ग्लूकोज, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे देखिए ये ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान का मान दे दिया है। और ग्लूकोज के अगर हम यहाँ से पढ़े इसको हम भूल जाएं तो ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला गया, मतलब ग्लूकोज का जो मान है, जो ग्लूकोज का जो भार है वो कितना है 2.82 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज घुल रहा है ना, इतना है वो 30 ग्राम जल में घुल रहा है, तो ग्लूकोज विलेय है, ठीक है ना। तो विलेय के कोष्ठ में हम लिख देते हैं सॉरी ग्लूकोज। तो विलेय का ये भार है, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज में नहीं होना है कंफ्यूजन। विलेय का भार का मान दिया है 2.82 ग्राम, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे विलेय का भार दिया है, अब विलेय का मोलर द्रव्यमान का भी मान दे दिया है, तो ये भी हम लिख देते हैं इसके साथ ही। विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान जो होता है ना, याद रखेंगे मोलर जो द्रव्यमान होता है उसी को आणविक द्रव्यमान भी हम कहते हैं उसी नाम से, ठीक है। तो 180 हमने लिख दिया, 80 ग्राम मोल इनवर्स ये है, तो ये लिख दिया। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 30 ग्राम जल में घोला गया, तो घोला गया है जिसमें घुलता है ना वो विलायक होता है, तो ये विलायक का मान है। विलायक मतलब जल है,
तो विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का जो भार है कैपिटल W से वो कितना दिया है 30 ग्राम, तो इतना लिख दिया। अब कह रहा है कि इस विलयन में मोललता की हमें गणना कर देनी है। तो सबसे पहली बात तो मोललता की गणना करना है, तो आप समझिए, ठीक है, अब समझिएगा। सबसे पहली बार इतना हमें दे दिया तो हम क्या कर देते हैं, हम सबसे पहली बात हम करते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या हम निकाल लेते हैं। सबसे पहला हम क्या करते हैं, जो विलेय आपको दिखाई दे रहा है तो विलेय का मोलों की संख्या निकाल लेते हैं। तो विलेय के मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। ये बात आपको पता है। अब मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि आगे हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसीलिए, ठीक है ना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। विलेय का भार का मान कितना दिया है, तो 2.82 दिया है। अणु भार का मान कितना दिया है, अणु भार को ही हम मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं, ठीक है, तो मोलर द्रव्यमान भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो विलेय का अणु भार कितना दिया है, 180 दिया है। अब 180 से यदि 0.28 में अगर भाग दे देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 0.015, ठीक है ना, ये आपका मान आ जाएगा जी। तो सबसे पहले हमें विलेय के मोल हमें निकाल लेना है, ठीक है ना। अब उसके बाद विलेय का मोलरता हमें निकालना है, तो अब ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। चलिए जी, देखिए विलयन का मोलरता हमें निकालना है, ठीक है ना। विलयन की मोलरता कह रहे हैं ना, विलयन की मोलरता निकालिए। तो विलयन की मोलरता, सॉरी मोललता है, तो विलयन की मोललता इक्वल टू फॉर्मूला होता है विलेय का मोल, मतलब मोलों की संख्या को ही मोल कहते हैं, तो मोल लिख दिया, बटे विलायक का भार, और वो भी किस में, केजी में, ठीक है ना। विलायक का भार किस में चाहिए, तो केजी में चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। तो अब हम कैसे केजी में बदलेंगे जी, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए विलायक का भार हमें केजी में चाहिए, सॉरी विलायक का भार है ना, तो चल ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझेंगे क्या हम कर सकते हैं जी, इसमें हम ये कर सकते हैं कि मान रखते हैं, देखते हैं कैसे क्या होता है, आगे करते हैं। विलेय का मोलरता इक्वल टू विलेय का मोल, ठीक है ना। विलायक का भार लीटर में भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे केजी में, लीटर में भी लिखेंगे तब भी 1000 से आप गुणा करना पड़ेगा, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। तो मोलरता, ठीक है ना, m लिख देते हैं सीधा। विलेय का मोल, विलेय का मोल कितना है जी, यहाँ पे है 0.015, अब बटे विलायक का भार है। तो देखिए विलायक का जो भार है वो 30 ग्राम में दिया है, ग्राम में दिया है ना, 30 ग्राम में। और इसको अगर हमें देखिए 30 ग्राम है, तो ग्राम से अगर 30 ग्राम है, ठीक है ना, बात को समझिएगा। अगर इसको ग्राम से हमें लीटर में चेंज करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ग्राम से किलोग्राम में, तो ये इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे, तो 1000 से भाग दे देंगे तो ये लीटर में, यहाँ पे ये केजी में चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है ना, केजी में चेंज हो जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, इसको अगर हम चाहें तो 30 और ये 10⁻³ kg लिख सकते हैं, तो ऐसे हम लिख सकते हैं जी, ठीक है ना। तो 30 और 10⁻³ हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, क्योंकि किलोग्राम में हम चेंज कर दे रहे हैं। अच्छा याद रखेंगे फॉर्मूले में क्या होता है, इससे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो इसलिए बता दें। विलायक का जो भार है, भार को हम ज़्यादातर केजी में ही यहाँ पे लिख रहे हैं,
जैसे कि विलायक का जो यहाँ पे ग्राम में दिया था ना 30 ग्राम जल में घोला गया है, तो इसीलिए हम ग्राम में ही इसको केजी में लिख रहे हैं। लीटर में भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। अब m इक्वल टू यहाँ पे 0.0515 है, ये हमने इतना लिख दिया। अब देखिए ये 10 टू पावर 3 माइन ऊपर चला जाएगा तो ये 10 टू पावर 3 हो जाएगा प्लस में, ये 30 हो जाएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इस 30 से 0.015 जो है इसमें हम भाग दे देंगे। तो जैसे ही आप भाग देते हैं ना, तो ये आपका डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 0.000523 आ जाएगा, ठीक है ना। भाग देकर आप देख सकते हैं, ये 10 टू द पावर 3 है तो 10 टू द पावर 3 हमने लिख दिया। m इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, m इक्वल टू ये हो जाएगा, ये इसमें अगर गुणा कराते हैं तो ये 3 दशमलव अगर इधर आता है तो 0.523 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा जी, ठीक है ना। तो मोललता का ये आपका मान निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में ये आ गई होंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तो वैल्यू मैं डायरेक्ट आपको पुटअप कर रहा हूं, बट मैं हमेशा से कह रहा हूं कि आपको ही वैल्यू निकालना है, गुणा भाग आपको ही करना है। इसके लिए प्रैक्टिस आपको करना होगा। मुझे समय बचाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी के लिए मैं आपको वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। अब इसको कैसे भाग देना है ये सब आप जानिए। इतना क्लास 12th में है, इतना अगर ना है गुणा भाग जोड़ घटाना, तो ये तो बहुत ही मैं कह सकता हूँ दिक्कत वाली बात है। तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए अगला हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल जिसका सूत्र ये होता है, ठीक है ना, तो को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, ठीक है। तो निम्न की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है, विलयन के हिमांकों का अनुमान का और विलयन के हिमांक का गणना करना है। सबसे पहली बात यहाँ पे जो दिया है उसको हम लिखते हैं, परेशान नहीं होना है, दो चीजें हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 30 ग्राम जो एथिलीन ग्लाइकोल है इसको हमें 450 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो ये विलायक हो जाएगा, सॉरी विलेय हो जाएगा, और जल क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। तो हम लिखते हैं दिया है, ये क्या है, विलेय का भार है। विलेय का जो भार है वो कितना है जी, वो 30 ग्राम है, ठीक है जी। और उसके बाद जैसे 30 ग्राम विलेय का भार है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विलायक कितने ग्राम विलायक में घुल रहा है, तो विलायक मतलब जल है, तो विलायक का भार जो दिया है वो कैपिटल W हो जाएगा। वो कितना है, 450 ग्राम, ये हमें दिया था तो ये हमने लिख दिया। अब एक चीज यहाँ पे विलेय का हम क्या निकाल सकते हैं, अणु भार निकाल सकते हैं। विलेय का अणु भार, तो विलेय का जो अणु भार है, ठीक है ना, तो विलेय का अणु भार निकाल लेंगे तो ये कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 गुणे 2 कर लेंगे, फिर से हाइड्रोजन का 1 गुणे 6, ऑक्सीजन का 16 गुणे 2 कर लेंगे, तो ये 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस 6 कम में 6 और 16 दूना 32, तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 8, सॉरी 6 4 10 और 2 तो 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, और 3 2 5 1 6 62 हो जाएगा, 62, ये 62 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो विलेय का जो एथिल ग्लाइकोल है इसका जो भार हो जाएगा, ठीक है ना, वो 62 हमारा हो जाएगा। और एक और बात आप याद रखेंगे, हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान जो होता है वो कितना होता है जी, हिमांक स्थिरांक,
हिमांक अवनमन स्थिरांक को हम kf से प्रदर्शित करते हैं। हिमांक अवनमन स्थिरांक का मान आप याद रख लेंगे कि जब भी क्वेश्चन में न दिया हो 1.86 यह आप पुटअप करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन में घुमाने के लिए नहीं दिया गया होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे, इतना आप रख लेंगे, किलो केल्विन, केल्विन किलो मोल इनवर्स। तो ये आप मान याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जब भी इस तरीके से 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, आप घुमाने के लिए कुछ मान तो वैल्यू देता ही नहीं है। तो जैसे कि ये हिमांकों की अवनमन की हमें आवश्यकता पड़ेगी और ये हमें मान में इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो नहीं दिया गया है, तो इसलिए आप याद कर लीजिए अभी ही। 5 नंबर क्वेश्चन में ऐसे ही डिफिकल्ट देता है, क्योंकि जिनको ये वैल्यू नहीं पता वो क्वेश्चन हल ही नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे तो छूटेगा ही ना। इसीलिए तो हिमांकों का अवनमन स्थिरांक kf का जो मान दिया है वो 1.86 होता है, तो इतना आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब चलिए जी, ठीक है, अब सिंपल सा है कि देखिए अब हमें क्या निकालना है, हमें विलियन का हिमांकों का अवनमन निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, विलियन के हिमांक का अवनमन। अच्छा, विलियन के हिमांकों का अवनमन को जानते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं? TF से प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा TF से। और TF इक्वल टू होता है KF इंटू स्मॉल w इंटू 1000। चलिए मैं इस कलर से नहीं लिखता हूँ, वाइट से लिख देता हूँ। डेल T इक्वल टू KF स्मॉल w 1000 बाई कैपिटल W और M इंटू कैपिटल W कर देंगे ऐसे, ठीक है ना। वैसे इधर उधर करते तो भी कोई दिक्कत नहीं था, बट चलिए ऐसे हमने लिख दिया। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे। किसका फॉर्मूला है जी? ये है हिमांकों का अवनमन का, TF इक्वल टू KF इंटू W इंटू 1000 M इंटू कैपिटल W। ये याद रखेंगे, कैपिटल W है, ठीक है। अब मान पुटअप करते हैं, देखते हैं क्या होता है जी। TF, तो ये TF लिख दिया। KF का मान देखिए, पहला ही मान हमारे ये मिल गया 1.86, जो कि वैल्यू नहीं दिया गया था क्वेश्चन में, जो कि हमें याद रखना है। अगला कहता है कि W, स्मॉल w का मान है, विलेय का भार 30 ग्राम, तो 30 ग्राम हम लिख देंगे। 1000 है तो 1000 हमने लिख दिया। M क्या है? M है विलेय का जो अणु भार होता है ना, उसको M से दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो M 62 है तो 62 हमने लिख दिया। उसके बाद कैपिटल W का जो मान है, विलायक का भार कैपिटल W है 450 ग्राम, तो ये हमने लिख दिया जी। इतनी बात समझ के ना, ये मैं 100% कहूँगा कि इसको आप भूलिएगा नहीं, मैं फिर से बार बार रिपीट आपको कर दे रहा हूँ। ये कभी कभी क्वेश्चन में इसका वैल्यू दिया गया होता है और नहीं दिया गया होता है, तो इसको वैल्यू आप याद रखेंगे, इतना होता है, आवश्यकता पड़े तो हमें इतना लिख देना है। चलिए जी, अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। डेल TF कैसे करेंगे? तो देखिए, हम कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा एक ये जीरो से हम क्या कर देंगे, एक जीरो से यहाँ का एक जीरो ये कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। एक जीरो से ये एक जीरो हमने कैंसिल कर दिया, तो अब ये 1.86 में 3 से गुणा करा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? तो अगर हम गुणा कराते हैं तो 36 18 का 8 हो जाएगा, सॉरी 36 18 का 8 हो जाएगा, ठीक है। हासिल 1, 8 16 का 24 और 24 1 25 का 5 हो जाएगा, और हासिल 2 हो जाएगा, और फिर से 2 3 एकम में 3 2 5 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5.58 आ जाएगा, 5.58 आ जाएगा। इंटू 1000 है तो 1000 हमने लिख दिया। अब बाई,
अब 62 से हम 45 में अगर हम गुणा करा देते हैं, ठीक है ना, 62 से यदि हम 45 में गुणा करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2790, ये आपका इतना आ जाएगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है कि हम क्या कहते हैं, इस 1000 को भी इसमें गुणा करा देते हैं। 1000 का इसमें गुणा कराएंगे तो 5580 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। 2 जीरो से ये 2.2 इधर आ जाएगा, फिर से 1 जीरो एक्स्ट्रा बच रहा है तो आगे लग गया। आइए 2790 मतलब 2790 लिख दिया। अब सिंपल सी बात है, 2790 से आपको क्या 5580 में भाग दे देना है, और जैसे ही आप भाग देंगे तो स्पष्ट रूप से ये 2 बार में आपका कट जाएगा। कितना बार में, 2 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों 2 बार में कैंसिल हो जाएंगे और 2 आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। मात्रक क्या होता है, केल्विन, तो केल्विन हमने लिख दिया जी। बात आप समझ रहे हैं, TF का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हिमांकों का अवनमन का मान हमने निकाल लिया है, जो कि इतना आता है। पहली काम कंप्लीट, ये बात आप भूलिएगा नहीं कभी भी, 2 बार हमने बता दिया। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, विलयन का हिमांक निकालना है। तो याद रखेंगे कि विलयन का हिमांक का फॉर्मूला होता है जल का हिमांक और माइनस क्या होता है, हिमांक का अवनमन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब सिंपल से विलयन का जो हिमांक निकालना है, तो सबसे पहले जल का हिमांक पता होने चाहिए, 273 होता है, माइनस हिमांकों का अवनमन। अभी तो हमने देखिए हिमांकों का अवनमन, ये जो मान निकाला है 2, हिमांकों का अवनमन का ही मान है, तो 2 हमने लिख दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 271 जो केल्विन आया, ये किसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा विलयन का हिमांक, ठीक है ना। विलयन का हिमांक आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम अब हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ दूसरा आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये दूसरा हमने क्वेश्चन, विलयन का हिमांक जो होता है उसका ये फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूले को बिल्कुल भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। विलयन का हिमांक तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको हिमांकों का अवनमन पता हो, इसलिए पहले हमने इसको सॉल्व किया है, फिर से इसका मान हमने निकाला है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, लास्ट हमारा और एक क्वेश्चन को देखकर उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। अंतिम हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये, जो हमारा छठा क्वेश्चन है कि 45 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, जिसका सूत्र ये है, को 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो विलयन का हिमांकों का अवनमन और हिमांक की गणना कीजिए। अच्छा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने कराया है, आपको याद है। आपको अभी ये जो क्वेश्चन हमने कराया, ये आपको जो क्वेश्चन कराया गया ना, सेम यही क्वेश्चन है। ये भी देख, सॉरी, ये वाला ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर भी इतना ग्राम जो है, ठीक है ना, इसको 600 ग्राम में मतलब 600 ग्राम जल में मिलाया गया है, तो हिमांकों का जो अवनमन है इसको पहले गणना करना है। हिमांकों का अवनमन की गणना कर लेना है, फिर से आपको विलयन का जो हिमांक है उसकी गणना करना है। अभी हमने यहाँ पे भी देखा कि हमने क्या किया, पहले हिमांकों का अवनमन का मान निकाला, फिर से विलयन का हिमांक का मान निकाला है। तो सिंपल सा है, वैसे ऐसे जैसे हमने ये किया है ना, वैसे ही आपको इस न्यूमेरिकल को करना है, ठीक है ना। ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये तो होमवर्क दे रहा हूँ तो सभी स्टूडेंट करेंगे इसको, बट अपने तरफ से मैं कहूँगा ना कि आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। तो कुछ स्टूडेंट जो सीरियस होंगे वो तो ज़रूर करेंगे, बट बहुत सारे स्टूडेंट है ना, हल्के में लेकर छोड़ देंगे, कहेंगे होता रहेगा प्रैक्टिस, अभी तो टाइम है, बहुत तरीके से बहाने वो करेंगे। तो इसीलिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि कोई भी हमसे मिस्टेक हो गई है तो दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कोई भी अगर मुझसे गलती हो गया हो तो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान तो हूँ नहीं, मैं भी आपके जैसा ही एक स्टूडेंट हूँ।
जितना आता है मैं उतना आपको प्रयास करता हूँ बताने का, सिखाने का। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वन शॉट जो न्यूमेरिकल का पहला चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया। केमिस्ट्री का, फिजिक्स का भी हमने कंप्लीट कर लिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री एक एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कवर करा दिया। फिर से अगले दूसरे चैप्टर का फिजिक्स का न्यूमेरिकल आएगा, फिर से केमिस्ट्री का आएगा। ठीक है ना? आज आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।